आज की क्लास में बच्चों हम लोग 10th क्लास का एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे पिछले जितने भी क्लास हम दिए थे वो बच्चों 10th क्लास के लिए आपके मतलब रिवीजन सेशन ये चल रहा है और इसमें आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कराई जाएगी और जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले इस बुक को आप लोग के लिए हम सॉल्व कर दे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों बिना देरी करते हुए आज एनसीईआरटी के 3.5 से क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है एनसीईआरटी का 3.5 में। एनसीईआरटी का 3.5 और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एक मिनट क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दिया हुआ है बच्चों a माइनस bx प्लस a प्लस by इज इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। तो बच्चों ये जो हमारा इक्वेशन है इस इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका a और b का वैल्यू क्या होगा। लिखा है फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन a इज इक्वल टू वाट, b इज इक्वल टू वाट, यानी अनंत हल के लिए a बराबर वाट और b बराबर वाट। देखिए बच्चों कभी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल 3 टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, यानी 3 भागों में उसे बांटा जाता है। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है नो सॉल्यूशन, तीसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जिसका यूनिक सॉल्यूशन होता है और द्वितीय हल होता है उसे हम अविरोधी समीकरण कहते हैं, और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है उसे विरोधी समीकरण कहते हैं, और जिसका अनंत हल होता है उसे हम आश्रित समीकरण कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो इक्वेशन है ये पहले से ही तय है कि इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको ए और बी का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को हम बेसिक फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के रूप में रखते हैं बच्चों, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में लेते हैं। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपका टर्म एंड कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो जाता है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी अनंत हल के लिए आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाता है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे a1 बाई a2 जो है, यहाँ पे a1 का मान 2 है और a2 का मान a माइनस बी है, तो हम लिख सकते हैं 2 बाई a माइनस बी इज इक्वल टू 3 बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 7 बाई 3a प्लस बी माइनस 2। ये हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इन दोनों को इक्वल करके एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके साथ किसी को भी लेकर हम दूसरा इक्वेशन बना लेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे व्हेन यानी जब
2a/a इज इक्वल टू 3/a+b। तो a प्लस बी जाकर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, a-b यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू a-b। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a-3b। ठीक है, अब यहाँ पे 2a और 2b को उठाकर इधर लेकर चले आएंगे बच्चों। तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 3a-3b -2a-2b। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 0 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3a में से 2a माइनस हो जाएगा तो सिर्फ a बचेगा, -3b -2b -5b। तो इस प्रकार से a -5b हमारा इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन बन गया। फिर उसके बाद अब हम लोग दो को और इक्वल करेंगे। तो चलिए हम इन्हीं दोनों को इक्वल कर लेते हैं, इसको और इसको इक्वल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे बच्चों व्हेन यानी जब 3/a प्लस b इज इक्वल टू 7/3a प्लस b -2। तो यहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 3 से, और ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे 7 से। तो ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3a प्लस b -2 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस b। तो अब देखिए बच्चों आगे क्या होगा आप लोगों का, दो इक्वेशन हमारे बन जाएंगे और दोनों इक्वेशन को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा a और b का वैल्यू निकल जाएगा बच्चों 3a। तो देखिए 3 आकर मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9a प्लस 3b -6 इज इक्वल टू 7a प्लस 7b। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 7a और 7b दोनों इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 6 इधर प्लस माइनस इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 9a प्लस 3b -7a और -7b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 9a प्लस 3b, 9a -7a आपका 2a हो जाएगा बच्चों, और 3b में से 7b जाएगा तो -4b हो जाएगा बच्चों, और इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। और दोनों में से दो कॉमन कर लेंगे तो हमारा a -3b a-3b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और 2 से 6 ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आपका a-3b इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 3, और ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया बच्चों। अब जब हमारे ये दोनों इक्वेशन मिल गए हैं बच्चों तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं बच्चों इक्वेशन 1 डैश इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम लेकर चलेंगे बच्चों। तो a-5b इज इक्वल टू 0 होता है, और a-3b इज इक्वल टू 3 होता है बच्चों। और यहाँ पे जब भी हम देखते हैं कि इसको एलिमिनेशन मेथड से नहीं, एलिमिनेशन मेथड से जब भी हम सॉल्व करेंगे तो आसान होता है। डायरेक्ट हम देख रहे हैं कि a इक्वल है तो डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्शन पर लेकर जाएंगे, सब्ट्रैक्शन पर लेकर जाते हैं तो नीचे वाले का साइन उल्टा हो जाता है। जैसे a प्लस में है तो a माइनस में हो जाएगा, 3 माइनस में है तो 3 प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो a कैंसिल हो जाएगा, और 5b में से 3b जाएगा तो -2b हो जाएगा, और -2b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, और -2 इधर मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी b इज इक्वल टू -3/-2, यानी b का मान आपका हो जाएगा +3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन होता है बच्चों, इसको सॉल्व किया जाता है इस मेथड से कुछ इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों मिस्टेक हो गया है, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा हम इक्वेशन गलती कर बैठे हैं, एक मिनट। यहाँ से 2 कॉमन होता है तो यहाँ पे 2b बचेगा इज इक्वल टू 6 होगा, और यहाँ पे ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा तो a-2b इज इक्वल टू 3 हो जाएगा बच्चों, और ये हमारा इक्वेशन 2 बनेगा। और ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा a और b का मान आ जाएगा बच्चों। तो देखिए a-5b इज इक्वल टू 0 है, और a-2b इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्शन करेंगे बच्चों, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नीचे वाला का चिन्ह उल्टा हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो ये a कैंसिल हो जाएगा, -5b में से +2b जाएगा
तो -3b इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 1 जा 3, यानी b का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो जब b का वैल्यू 1 आ गया तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख के हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। हाँ, तो a का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है डायरेक्ट कि a का वैल्यू आपका 5 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, इसको अगर उतार लिए हैं तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग का b का वैल्यू 1 आ गया है बच्चों, और इसको हम b के वैल्यू b इज इक्वल टू 1 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, और इक्वेशन 1 हमारा है बच्चों, इक्वेशन 1 हमारा a माइनस 5b इज इक्वल टू 0 है, और b के जगह पर जब भी हम 1 रखेंगे तो a माइनस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, और 5 जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 इज इक्वल टू 0, 5 इधर माइनस है इधर गया तो प्लस, a का वैल्यू 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एनसीईआरटी का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम एनसीईआरटी के 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देकर चलेंगे तो सारी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए, देखिए बच्चों, बहुत अच्छी चीज़ होती है कि जब भी आप कभी मैथ पढ़ते हो तो आपको अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाकर अगर आप पढ़ते हो तो आपका मतलब क्या होता है, मैथ पर एक्यूरेसी बढ़ जाता है। और मैथ पर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए कंसंट्रेशन के साथ साथ स्पीड भी होना चाहिए आपके पास। अगर आपके पास कंसंट्रेशन के साथ साथ एक्यूरेसी और स्पीड होता है बच्चों, तो आप मैथमेटिक्स में अच्छे स्कोर करते हो। जैसे पिछले बार जब हम मैथ पढ़ा रहे थे तो उसमें एक बच्ची का स्कोर आया था ना 100 में 97। तो इसका मतलब जरूर वो बच्ची कहीं नहीं तो कहीं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, स्पीड के साथ साथ कंसंट्रेशन के साथ साथ एक्यूरेसी भी रखी होगी, तभी उसका नंबर उतना उठा था। तो देखिए बच्चों, मैथ एक ऐसा पोर्शन होता है जहाँ पे आप काफ़ी अच्छा स्कोरिंग करते हैं, ठीक है। तो अच्छे स्कोरिंग के लिए आपको मैथ को फिर से रिवाइज करना पड़ता है। और देखिए, 10th का एग्ज़ाम पास आ रहा है, और अगर आप 10th के एग्ज़ाम में अगर आप मैथ को रिवाइज नहीं करते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं मैथ आपको पटक देगा बच्चों। क्योंकि देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड अक्सर सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये मैथ का ही पहला पेपर ले ले रहा है। और मैथ के पहले पेपर ले लेने से बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है गड़बड़ा जा रहे हैं, और वो अपना रिजल्ट कहीं नहीं तो कहीं मार, मतलब पहली बार में जब भी बच्चे जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो आज तक वो बोर्ड का एग्ज़ाम दिए नहीं रहते हैं। और जब वो एग्ज़ाम दिए नहीं रहते हैं तो एक बार जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अंदर से डर सा फीलिंग हो जाता है। तो जैसे अगर पहला सब्जेक्ट अगर आपका एग्ज़ाम में पड़ता है तो उस पर इतना कमांड करके जाइए कि कितना भी आपके अंदर डर हो तो आप उस पर अच्छे से मतलब कवर करके आए, अच्छे से लिख कर आए, तभी आपका अच्छा स्कोर होता है। पहले दिन के बाद, पहले दिन तो पूरा डर रहता है, दूसरे दिन आधा डर खत्म हो जाता है, तीसरे दिन से तो बच्चे बिंदास हो जाते हैं। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में उनको अपना अपने माइंड को मेकअप करके रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर आपका पेपर मैथ का गिर रहा है तो आपको जहाँ तक होता है कि मैथ को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना चाहिए। चलिए बच्चों, ठीक है। तो हम इसका 2 का ये 1 नंबर था बच्चों, और यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 2 का 2 नंबर बनाएंगे हम लोग। 2 का 2 नंबर कह रहा है बच्चों, क्या कह रहा है एनसीईआरटी में कह रहा है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1। और यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों 2k माइनस 1 एक्स, 2k माइनस 1x प्लस k माइनस 1y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। तो कह रहा है कि इस इक्वेशन का, कह रहा है फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं के लिए, फॉर नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं के लिए, k इज इक्वल टू वाट। फॉर नो सॉल्यूशन यानी कोई हल नहीं। तो हम आप लोगों को बता दें, कोई हल नहीं यानी ये आपका समीकरण जो है विरोधी हो जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। इसका जब भी हम ग्राफ खींचते हैं दोनों लीनियर इक्वेशन का, तो इसका ग्राफ जो होता है पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, समानांतर रेखाएं होती है। तो कह रहा है कोई हल नहीं है, इसके लिए आपका k का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन a1x
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और नो सॉल्यूशन का जो कंडीशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। फॉर नो सॉल्यूशन फॉर नो सॉल्यूशन कोई हल नहीं के लिए कोई हल नहीं के लिए आपका जो कंडीशन होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है बच्चों। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा a1 का वैल्यू 3 हो गया और a2 का वैल्यू 2k-1 हो गया। तो हम लिख सकते हैं 3/2k-1 इज इक्वल टू y के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 डाल सकते हैं, तो 1/k-1 हो गया और नॉट इक्वल टू आपका 1/2k+1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए 3x+y = 1 और 2k-1 चलिए सही है हमारा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को इक्वल कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं व्हेन यानी जब ये दोनों हमारे इक्वल होंगे 3/2k-1 इज इक्वल टू आप 1/k-1 कर सकते हो। k-1 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो 3 × k-1 इज इक्वल टू 1 × 2k-1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो 3 आके k से मल्टीप्लाई हुआ तो 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। 2k इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 3k-2k इज इक्वल टू 3-1 यानी 3k में से 2k जाएगा तो k और इक्वल टू 3-1 इज इक्वल टू 2 यानी k का वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात नॉट इक्वल टू वाला भी निकाल लेते हैं। 1/k-1 नॉट इक्वल टू 1/2k+1। ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो 2k+1 इज इक्वल टू k-1। ठीक है, और यहाँ पे 1 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस और k इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस और नॉट इक्वल टू बीच में रखेंगे। तो 2k-k नॉट इक्वल टू -1 यानी 2k में से माइनस k गया तो सिर्फ k बचेगा नॉट इक्वल टू -2 यानी आपका k का वैल्यू 2 के बराबर होना चाहिए, -2 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। आप -2 वहाँ पर नहीं ले सकते हो k के जगह पर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया बच्चों। और अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखिए क्या होता है। चलिए अगला 3 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी 3.5 के। तो अगर उतार लिए हैं बच्चों तो आगे हम बढ़ते हैं। एनसीईआरटी का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है बच्चों? 8x+5y इज इक्वल टू 9। 8x+5y इज इक्वल टू 9 और दूसरा कह रहा है बच्चों 3x+2y इज इक्वल टू 4। कह रहा है कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड
सब्स्टिट्यूशन मेथड का हिंदी होता है बच्चों प्रतिस्थापन विधि, और दूसरा कह रहा है बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि या विस्थापन विधि कहिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्रगुणन विधि द्वारा इन दोनों इक्वेशनों को आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों इन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों मेथडों द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही अप्लाई करते हैं। तो हम लेंगे बच्चों ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है। तो हम लोग लिखेंगे पुनः अगेन अगेन दोबारा। देखिए आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 9, और दूसरा है बच्चों 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1 और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन से हम x या y का वैल्यू को निकाल कर दूसरे इक्वेशन में हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए हम किसी एक इक्वेशन से उठाएंगे और या तो x का वैल्यू निकालेंगे या y का वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए बच्चों लिखेंगे बच्चों फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से देखिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों 8x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है बच्चों 9। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते हैं तो 5y इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस 8x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y, और 8 इधर मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा इक्वेशन 3 बन जाता है। और जब हम इक्वेशन 1 से किसी वैल्यू को निकालते हैं तो उसे हम इक्वेशन 2 में रखेंगे, ठीक है। अगर आप इक्वेशन 1 से ही निकाल कर इक्वेशन 1 में रखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर नहीं आएगा और सारे एक्स और वाई कट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 3 को निकाले हो तो इसको आपको इक्वेशन 2 में पुट करना होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 के वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या कर रहा है बच्चों, तो इक्वेशन 2 हमारा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। अब हम x के जगह पर रखेंगे इसको, तो 3 इंटू 9 माइनस 5y बाई कितना हो जाएगा बच्चों 8 प्लस में 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 4। अब देखिए 3 जाके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 माइनस 15y बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 8 का एलसीएम कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 27 माइनस 15y प्लस 1 से 8 8 बार में जाएगा तो 16y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 4। 8 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों और यहाँ पे 27 और 15y में से 16y जाएगा तो सिर्फ y बचेगा बच्चों, और ये 32 हो जाएगा, और 27 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस y इज इक्वल टू 32 माइनस 27। और हमें लग रहा है बच्चों यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जब ये y का वैल्यू 5 आ जाएगा बच्चों तब इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, यानी y के वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो इक्वेशन 3 क्या करा है x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y बाई 8। यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 3 में आप y के वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करिए y के वैल्यू को, देखिए आंसर कितना आ जाता है x का। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 5 इंटू 5 बाई 8, और ये x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा बच्चों 9 माइनस 25/8, और यहाँ पे बच जाएगा बच्चों -16/8, और 8 टू जा 16, यानी x का वैल्यू -2 आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या किया बच्चों, इस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, और x और y का वैल्यू कुछ इस प्रकार से आ गया बच्चों, एक्स वाई इजिकल टू -2, 5, यही आपका आंसर दिया होगा, ठीक है। चलिए इसको मैच कर लीजिएगा। जब भी आप एनसीईआरटी को बनाते हैं तो एनसीईआरटी बुक को लेकर बैठा कीजिए बच्चों, और उसके सॉल्यूशन को आप लोग जरूर देखा कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसी इक्वेशन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर उतार लिए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, यही इक्वेशन फिर से हम लोग लेते हैं बच्चों, और इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है बच्चों। 8x + 5y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 9 है। और 3x + 2y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 4 है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इस बार सॉल्व करेंगे, जिसको हम वज्रगुणन विधि कहते हैं। और वज्रगुणन विधि में बहुत आसान मेथड होता है, देखने देखिए तो बहुत आसान होता है, और नहीं देखिए तो थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। तो चलिए, ये हमारा इक्वेशन, अभी हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को तभी मानेंगे। वज्र गुणन विधि की सबसे बड़ी खासियत होती है कि सारे टर्म्स को एक तरफ रखना पड़ता है, तब वो अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, तो सारे टर्म्स को एक तरफ रखने के लिए देखिए, जैसे 9 इधर प्लस से इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस। तो अब हमारा हो जाएगा 8x + 5y -9 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। उसके बाद 3x + 2y -4 इज इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, अब जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाता है, तो जैसे x के वैल्यू को लिखना होगा तो यहाँ पे x डालते हैं और यहाँ पे बटा लगा देते हैं बच्चों। ठीक है, फिर y के वैल्यू को लिखना होता है तो y को डाल देते हैं, फिर इसके नीचे बटा लगा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स है, उनको डालने के लिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और इसके नीचे यहाँ पे हम बटा लगा देते हैं। ठीक है, और सभी में इक्वल इक्वल हम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद बीच में हम लोग कोष्ट डालते हैं, कोष्ट कोष्ट। ठीक है, कोष्ट। ठीक है, अब देखिए बच्चों, कोष्ट के आगे सबसे पहले यहाँ पे प्लस डालते हैं, फिर यहाँ पे माइनस डालते हैं, फिर यहाँ पे प्लस डालते हैं। ये सारी बातें याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से निकला हुआ मेथड है बच्चों। और डिटर्मिनेंट समझ लीजिए, और वेक्टर मेथड में क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट से निकला हुआ मेथड है ये। जब भी आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आगे चल के कि क्यों हम प्लस माइनस प्लस लगाते हैं, क्योंकि ये इंटर का कॉन्सेप्ट है बच्चों। ठीक है, और इंटर के कॉन्सेप्ट को सिंपली रूप में आपके सामने 10th में दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब देखिए बच्चों, कोष्टक के बीच में हम क्या कर देते हैं, माइनस माइनस और माइनस लगा देते हैं। ठीक है, माइनस माइनस लगा देते हैं बच्चों। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है बच्चों, अगर x के वैल्यू को लिखना होता है तो x वाले डिजिट को हम नहीं लेते हैं, बाकी वाले डिजिट को हम लोग ले लेते हैं। तो बाकी वाले डिजिट कौन कौन है, तो y के डिजिट है 5 और 2, और नंबर्स के डिजिट है बच्चों -9 और -4। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 5 4 जा 20, यानी -20 यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये -20 हो गया, और 2 जाके -9 से मल्टीप्लाई हुआ तो -18, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, +18, पहले से माइनस है। ठीक है बच्चों, उसके बाद जब y के डिजिट को लिखना होता है तो y के नीचे के कोष्टक को भरना होता है, तो y के डिजिट को नहीं लिया जाता है, x वाले डिजिट को लेंगे और नंबर्स वाले डिजिट को लेंगे। तो x वाले डिजिट हो जाएंगे 8 3 और -9 और -4। 8 जाके -4 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों तो ये -32 हो जाएगा। ठीक है, और 3 जाके मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 27, -27, तो माइनस माइनस +27 हो जाएगा। अब जब नंबर्स के कोष्टक को भरना है, तो नंबर्स वाले कोष्टक को भरने के लिए नंबर्स के डिजिट को हम नहीं लेते हैं, तब हम लेंगे x के डिजिट को 8 और 3, और फिर y के डिजिट को 5 और 2। 8 जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और 5 आके 3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, इसको हम मिटा देते हैं बच्चों। अब आगे हम चलते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे x के नीचे -20 में से 18 जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, -2 बचेगा, और इज इक्वल टू में y बाई -32 में से 27 जाएगा तो -5 बचेगा, और ऑलरेडी बाहर -5 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 बाई कितना बचेगा बच्चों, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x बाई -2 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे y बाई माइनस माइनस +5 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/1 का वैल्यू 1। अब हम पहले इन दोनों को इक्वल करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, तो हम लिखेंगे बच्चों ऐसे में, यानी वेन, यानी जब जब x बाई -2
इज इक्वल टू 1, तो -2 जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो x इज इक्वल टू -2 आ गया बच्चों। ठीक है, x इज इक्वल टू -2 हो गया। उसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे बच्चों वेन, यानी जब इन दोनों को इक्वल करेंगे बच्चों, तो देखिए y/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1। 5 इधर मल्टीपल, 5 इधर डिवाइड इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा बच्चों। तो हमारा x और y का वैल्यू आ गया बच्चों, x कमा वाई इज इक्वल टू आपके आ गए बच्चों -2, 5। यही हमारा आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी लीनियर इक्वेशन को आराम से मतलब सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे एलिमिनेशन मेथड होता है जिसे हम लुप्तीकरण विधि कहते हैं। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि। उसके बाद होता है कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि। और अगला होता है ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि। ये सारे विधि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन सारी विधियों को से मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। और याद रखना बच्चों, सबसे ज़्यादा मेथड जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है ग्राफिकल मेथड, क्योंकि जब भी आप 10th का एग्जाम देने जाते हैं तो बोर्ड वाले पेपर में एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको 2 लीनियर इक्वेशन दे दिए रहते हैं। यानी हमेशा ग्राफिकल मेथड से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में, तो इसको आप ध्यान देकर चलेंगे। और ग्राफिकल मेथड के दोनों एक्सरसाइज अभी हम 3.1 और 3.2 नहीं समझाए हैं, क्योंकि ग्राफिकल मेथड हम सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं ताकि बच्चे उस पर फुली कमांड करें और पूरी तरह से उसके ऊपर फोकस करें। वैसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कैसे किया जाता है ये हम पिछले क्लास में मतलब अपने पिछले सेशंस में हम सारे समझा चुके हैं। तो बच्चों आप लोग अगर इसको उतार लिए हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.5 के 4 नंबर, 3.5 का 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका मतलब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। 3.5 का 4 का 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। कह रहा है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए फिक्स इज फिक्स्ड, मतलब किसी हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो फिक्स है। मतलब अगर आप किसी हॉस्टल में जाते हैं ज्वाइन करने के लिए तो पहले आपको उसका मंथली चार्ज देना पड़ेगा। and the remaining and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। और बाकी जो चार्ज है वो आपका पर डे का मेस का चार्ज है कि यानी अगर आप एक दिन खाना खाते हो तो उसका आपका फिक्स प्राइस उसमें जुट जाएगा, 2 दिन खाओगे तो 2 दिन का जुटेगा। ठीक है, कह रहा है व्हेन ए स्टूडेंट टेक फूड फॉर 20 days शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज। अगर एक बच्चा 20 दिन तक खाना खाता है उस हॉस्टल में रहकर तो उसे 1000 रुपया पे करना पड़ रहा है। और उसके बाद कर रहा है ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days पे रेस 1180, यानी एक बी बच्चा जो है जो 26 दिन के लिए उस होटल में रहता है, तो हॉस्टल में रहता है तो उसे 1180 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो कह रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो यानी फिक्स चार्ज क्या था, मतलब जैसे ही आप जाओगे वहाँ पे रहने के लिए तो आपसे पहले फिक्स चार्ज लिया जाएगा। अगर आपका मतलब फिक्स चार्ज मान लीजिए 10 रुपया है, सपोज दैट हम मान लेते हैं, तो पहले ही काउंटर पर आपको 10 रुपये जमा करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक दिन रहते हो और वहाँ पे खाना खाते हो, तो अगर एक दिन के खाना का 5 रुपया है हुआ, तो अगर 5 दिन रहते हो तो टोटल आपका कितना हो जाएगा। तो एक दिन के खाना का 5 रुपया, तो 5 दिन के खाना का 25 रुपया प्लस में 10 रुपया आपका फिक्स चार्ज, यानी टोटल आपको 35 रुपया जमा करना पड़ेगा, यानी फिक्स चार्ज उसमें लग जाता है। तो हम ऐसे करते हैं, लिखते हैं लेट द फिक्स चार्ज फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल इज इक्वल टू x रुपीज। ठीक है, हॉस्टल का नियत भाड़ा, हॉस्टल का नियत भाड़ा
आपने कितना माना बच्चों, 100 रुपया माना, ठीक है। पर डे फूड कॉस्ट, पर डे फूड कॉस्ट इज इक्वल टू वाई रुपीज, ठीक है। यानी प्रतिदिन भोजन का खर्च, भोजन का खर्च आपका कितना हो जाएगा बच्चों, वाई रुपीज हो जाएगा। अब पहला कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है, यानी पहला शर्त, ये आपका कितना दिन के लिए रहता है, ये आपका 20 दिन के लिए रहता है, 20 डेज, 20 दिन के लिए रहता है। तो ये अगर 20 दिन के लिए रहेगा तो पहले उसको फिक्स चार्ज 100 रुपया देना पड़ेगा, और एक दिन के भोजन का खर्च 1 वाई है, तो 20 दिन के भोजन का खर्च कितना हो जाएगा, 20 वाई, और टोटल रुपया उसको मिलाकर पेड करना पड़ रहा है बच्चों 1000। तो ये बन गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। उसके बाद अगर आपका सेकंड कंडीशन की बात की जाए, सेकंड कंडीशन आपका क्या कर रहा है बच्चों, यानी दूसरा शर्त, दूसरा शर्त आपका कह रहा है बच्चों, बी जो है वो कितना दिन रह रहा है बच्चों, आपका बी जो है 26 डे रह रहा है, बी इज इक्वल टू 26 डेज, यानी वो 26 दिन रह रहा है। तो 26 दिन रह रहा है बच्चों, तो आप कितना भी रहिए, आपको फिक्स भाड़ा देना पड़ेगा 1 महीने के लिए, ठीक है। तो फिक्स भाड़ा 1 महीने के लिए आपका 100 रुपया हो गया, प्लस में उसको 26 दिन रहना है, तो 26 दिन रहेगा तो पर डे वो भोजन करेगा। तो पर डे भोजन का चार्ज अगर वाई रुपया है, यानी एक दिन के भोजन का चार्ज अगर 1 वाई है, तो 26 दिन का भोजन का चार्ज 26 वाई हो जाएगा, और दोनों चार्ज जोड़कर उसको पेड करना पड़ रहा है बच्चों 1180 रुपया, यानी 1180 रुपीज़, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों इक्वेशन 2, ठीक है। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर देंगे, तो हम लोग का पर डे मतलब फिक्स चार्ज निकल जाएगा, और पर डे का भोजन चार्ज निकल जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछा है कि फिक्स चार्ज क्या है और पर डे का भोजन चार्ज क्या है, ठीक है। कर रहा है, इसको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, तो मेरा सबसे फेवरेट मेथड एलिमिनेशन मेथड ही है बच्चों। तो इसको मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो आपको इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। तो हम लिखते हैं बच्चों यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या कर रहा है बच्चों, x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1000, और दूसरा है बच्चों x प्लस 26y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1180 रुपया है, ठीक है। कह रहा है कि पहले ये आपको चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए बच्चों, एग्जिस्ट करने के लिए होता है कि x वाले नंबर्स का रेशियो और y वाले नंबर्स के रेशियो अगर आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो ये एग्जिस्ट करता है। यानी एग्जिस्ट करने के लिए आपको a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 साबित करना होगा, तभी इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलता है। तो a1/a2, तो यहाँ पे a1 का मान 1 है और a2 का भी मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1/1 नॉट इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 20/26, यानी 10/13 हो गया। तो ये ऐसे ही इक्वल नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन निकल सकता है, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल इसको कहते हैं, अद्वितीय हल। इस इक्वेशन का अद्वितीय हल होगा, और ये अद्वितीय हल इसलिए निकल रहा है क्योंकि ये नो यूनिक सॉल्यूशन के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है, और इसका ग्राफ आपका एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, यानी प्रतिच्छेदी होंगे, ठीक है। और इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। अलजेब्रिक मेथड कौन कौन होते हैं, तो आपको बता दें, एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि,
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वज्र गुणन विधि और कंपैरिजन मेथड यानी तुलनात्मक विधि। और एक लास्ट होता है बच्चों ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड आपका अलजेब्रिक मेथड नहीं है, तो आप ग्राफिकल मेथड से इसको नहीं सॉल्व करके किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए। तो चलिए बच्चों हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, x प्लस 20y दिया हुआ है, ये इक्वल टू 1000, ये 1000 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे x प्लस 26y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1180। इसको हम डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। इसको जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले का चिन्ह उल्टा हो जाता है, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। यहाँ पे प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 20y में से 26y जाएगा तो -6y बचेगा बच्चों। और यहाँ पे 1000 में से 1180 जाएगा तो -118 हो जाएगा बच्चों, 180। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 6 से जानते हो कितना बार में जाएगा, 30 बार में जाएगा, यानी y का वैल्यू 30 रुपीज़ आ गया। यानी आपका पर डे का भोजन चार्ज आपका 30 रुपीज़ है, ठीक है। अब फिक्स चार्ज कितना है बच्चों, तो फिक्स चार्ज के लिए हम इसको इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन 1 में। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 है बच्चों आप लोगों का x प्लस 20y इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 1000। देख लीजिए बच्चों, तो यहाँ पे 30 रखेंगे तो x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल टू 1000। आपका कितना हो जाएगा, x प्लस 600 इज इक्वल टू 1000, ठीक है। अब 600 इधर प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 1000 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 600, यानी आपका टोटल आ जाएगा x इज इक्वल टू 400। यानी आपका बच्चों हॉस्टल का जो फिक्स चार्ज है आपको, मतलब जब हॉस्टल में रहने के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको 400 मतलब रुपया जमा कर देना पड़ेगा, और नहीं जमा करते हो तो आपको रहने नहीं देगा सब, ठीक है। तो ये समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों, अगला जो इसका लैंग्वेज वाला का जो क्वेश्चन है वो भिन्न से संबंधित है, यानी फ्रैक्शन से संबंधित है। अब भिन्न में जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे अंश कहते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हर, यानी इंग्लिश में कहिए तो न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। तो जब भी फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है तो न्यूमरेटर को x मानना पड़ता है और डिनोमिनेटर को y मान के ही हम लोग बनाते हैं, और फ्रैक्शन आपका एक्स बाई वाई हो जाता है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर करके। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं इसको भी। चलिए अगर उतार लिए हैं बच्चों तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कहानी आप लोग के समझ में आ रही होगी, तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ध्यान देना इसको। थोड़ा सा ध्यान देकर आप लोग पढ़ोगे तो सारी कहानी समझ में आने लगेंगी, ठीक है। चलिए 3.5 का क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, एक भिन्न 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, जब हम अंश में से एक को घटाते हैं। यानी जब हम अंश में से एक को घटाते हैं तो भिन्न आपका 1/3 हो जाता है। एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू बी डिनोमिनेटर, अगर उसमें से हम, मतलब अगर उसके हर में से 8 घटाते हैं तो भिन्न हमारा 1/4 हो जाता है। तो कह रहा है फाइंड द फ्रैक्शन, यानी भिन्न को ज्ञात करें। तो भिन्न को निकालना है बच्चों, तो भिन्न में दो पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी के 3.5 का ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 है, ठीक है। तो हम लिखते हैं लेट द न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, माना अंश बराबर एक्स, ठीक है। उसके बाद अगेन लेट द
डिनोमिनेटर लेट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई, माना हर बराबर वाई। और आपका फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन जो यानी जिसे हम भिन्न कहते हैं, इसी को निकालना है। तो फ्रैक्शन आपका भिन्न जो होता है वो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यानी इसको हम कहते हैं बच्चों अंश बाई हर हो जाता है। ठीक है, यानी हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा आप लोग का बच्चों, यानी भिन्न आपका हो जाएगा बच्चों x बाई वाई। ठीक है, यानी भिन्न को आप x बाई वाई के रूप में लिख सकते हो। ठीक है, अब पहला कंडीशन कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन यानी पहला शर्त, पहला शर्त क्या कर रहा है बच्चों, पहला शर्त कर रहा है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, यानी अगर अंश में से, यानी x में से अंश में से एक घटा देते हो तो आपका भिन्न जो होता है 1/3 हो जाता है। चलिए बच्चों, ये पहला शर्त कर रहा है। अब y जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, 3 जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 3x माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। वाई इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस थ्री, इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 3। ये बन जाएगा इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन कह रहा है बच्चों, यानी दूसरा शर्त, सेकंड कंडीशन यानी दूसरा शर्त, दूसरा शर्त क्या कहता है बच्चों, दूसरा शर्त कर रहा है इसी सवाल में कि द न्यूमरेटर इट्स बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, यदि हर में हम 8 जोड़ते हैं तो ये भिन्न 1/4 हो जाता है। यानी अंश के साथ कुछ नहीं करना है, हर में 8 जोड़ देना है और ये भिन्न कितना हो जाता है बच्चों, 1/4 हो जाता है। चलिए, ये 4 इधर, 4 इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, यानी 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, और y इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, यानी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 8। ये हमारा इक्वेशन हो गया बच्चों 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा सबसे फेवरेट मेथड बच्चों, हाँ, एलिमिनेशन मेथड। तो हम लेते हैं बच्चों इक्वेशन 1 डैश इक्वेशन 2 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी y हमारा इक्वल है बच्चों, तो डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब सेम चिन्ह रहता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है, अगर डिजिट में दोनों सेम रहे और साइन भी दोनों का सेम रहता है तो साइन जब सेम सेम रहे तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अगर डिजिट सेम रहे और उनका साइन अपोजिट रहे तो उस समय ऐड किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होता है, सारे चिन्ह बदल जाते हैं, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देख रही है, यहाँ पे y माइनस में है, यहाँ पे y प्लस में है, तो माइनस वाई या प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 3x में से 4x जाएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, और 3 में से 8 जाएगा तो माइनस 5 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। और जब x का वैल्यू 5 आ गया तो आप आराम से इसके वैल्यू को 1 में रख कर y के वैल्यू को क्या कर सकते हैं बच्चों, निकाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसको 1 में रखते हैं, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी इक्वेशन 1 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 1 से। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और y इधर माइनस इधर आएगा तो प्लस, 3 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, और ये 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, और 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों,
हाँ 12 बच जाएगा, y का वैल्यू 12 हो गया। और हमें निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, भिन्न। और भिन्न को क्या माने हो बच्चों, भिन्न आपका है बच्चों x बाई वाई, और x का वैल्यू आपका 5 है और y का वैल्यू 12 है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इक्वेशन हो गया बच्चों। चलिए, यही आपका आंसर आया होगा। तो आज का क्लास कैसा लगा, आज का क्लास अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर बताइएगा बच्चों। और मज़ा आया होगा आज के सेशन में। चलिए, तीन क्वेश्चन और बच गए हैं, तीन क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे तो आपका एनसीईआरटी का 3.5 क्या हो जाएगा बच्चों, ख़त्म हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। तो बच्चों बताइए आज का क्लास कैसा लगा। हेलो रीशु, रीशु गुप्ता।